हमारा जो विषय है वो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अपवर्तन शब्द आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अपवर्तन शब्द का मतलब है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यही कहलाता है क्या, अपवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक बार जरा मैं अपने क्लास से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये हमारे क्लास के छात्र हैं जो लाइव स्टडी कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ आप सभी लोगों का लाभ होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को ध्यान से, हाँ सही, चलो। तो अपवर्तन को हम शुरू करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहला आप उदाहरण अगर देखिए आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उदाहरण है आपके किस चीज का, आप एक किसी पॉन्ड में चले जाइए, एक ऐसा पॉन्ड, एक ऐसा तालाब जिसका जल बिल्कुल क्लियर, तो आप उसके बॉटम को देखेंगे, उसका जो निचला हिस्सा है ऐसे लगेगा जैसे आपकी आंखों के बिल्कुल करीब आ रहा है। यानी जो बॉटम यहाँ पर था, एक्चुअल बॉटम उसका, वो हमको यहाँ पर प्रतीत होता है। यानी बॉटम हमको यहाँ से यहाँ उभरा हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बॉटम ऊपर की तरफ बहुत करीब है। लेकिन जब इस तालाब में उतरते हैं तो गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, काफी गहरा है। तो इस बॉटम का अपनी जगह से ऊपर आ जाना, या आप कभी कोई दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा हो किसी प्रिंसिपल की टेबल पर बहुत सारे टाइम टेबल रखे रहते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली रखी होती है, और उसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ होता है। क्या इसका पर्पज है? इस ग्लास के स्लैब की वजह से वो जो शब्द नीचे की तरफ लिखे हुए हैं वो उभर करके उनकी आंखों की ओर करीब आ जाते हैं, ताकि और स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा इसका उदाहरण है कि कभी अगर आपने क्या किया, किसी कंटेनर में, ये आपका कंटेनर है और इसमें आपने एक पेंसिल डाली, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आपने एक पेंसिल डाली, तो पेंसिल आपको ये सीधी नहीं दिखाई देगी, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये अपने मार्ग से विचलित दिखाई देती है। तीसरा इसका उदाहरण हो गया। चौथा इसका उदाहरण दिया उसने बड़ा ही अच्छा सा, कहा कि अगर आप इसी ग्लास कंटेनर में एक लेमन डाल दीजिए, तो ये लेमन इतना नहीं, जैसे मान लीजिए ये लेमन 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो हम जब ऊपर से देखते तो हमको ये दिखाई देता है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन सभी कारणों के पीछे लॉजिक क्या है, या ये सभी जो हमें परिघटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं दिखाई दे रही हैं, इनके पीछे तर्क क्या है, तो इन सब का उत्तर है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। हुआ ये कि इन सभी केसेस में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम देखने का काम कर रहे हैं, वो मैं हवा में से देख रहा हूँ, और हवा में से या तो पानी के अंदर देख रहा हूँ, या तो ग्लास के अंदर देख रहा हूँ, और या तो हम मीडियम को चेंज करके ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को अपीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कभी मीडियम बदलता है तो प्रकाश सीधे जो चल रहा था वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सीधे चलने वाली लाइट अपने मार्ग से क्या हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, और यही प्रकाश का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे 2 ही रीजन है सर। पहला, मीडियम में चेंज, मीडियम चेंज हो गया। दूसरा सर, डिफरेंस इन डेंसिटी, जो घनत्व था उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ ऊपर जो देख रहे थे वो हवा थी, और नीचे जो था वो क्या था, पानी था। तो हवा का घनत्व पानी की तुलना में कम है, तो ये कम घना है और ये ज्यादा घना है। तो ज्यादा घना है यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स की भीड़ ज्यादा है, तो जो भीड़ होगी वो क्या करती है, लाइट के मूवमेंट को रोकती है। तो जब लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, चेंज इन स्पीड, तीसरा रीजन ये भी लिख देंगे, चेंज इन स्पीड। 3 ये कारण है आपके किसके, रिफ्रैक्शन। पहला हमने क्या बताया आपको कि सर जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस है, या डेंसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, बदल रही है। दूसरा, मीडियम में चेंज हो रहा है, और तीसरा आपका क्या हो रहा है, स्पीड में भी चेंज हो रहा है। इन्हीं 3 कारणों की वजह से जो प्रकाश है वो अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। अच्छा सर, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो आइए समझते हैं, जो इसमें फिजूल की चीजें लिखी इनको हटा देता हूं मैं थोड़ा, तो और क्लियर समझ में आएगा। देखिए
हमने एक उदाहरण लिया किसका, एक ग्लास स्लैब का, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। हमारे लैब में भी रखा हुआ है ग्लास स्लैब, हम दिखाएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे हम। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लीजिए ये है आपका, ये रजिस्टर आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास स्लैब। हमने क्या किया, इसको एक टेबल पर रख करके और एक पतली वाली जो टॉर्च वाली लाइट आती है उसको हमने इस ग्लास स्लैब से होकर के पार कराया। इस रास्ते से पार हुई और वो लाइट इस रास्ते से निकलती है। तो आप देखिए, जो जाने वाली लाइट है, जो निकलने वाली लाइट है और जो एक काल्पनिक रेखा जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये तीन के तीनों एक ही प्लेन में है, ना कि वो लाइट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तीन के तीनों एक ही प्लेन में है, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो चल रहे हैं। तो उसी को उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये ग्लास का स्लैब था, इसमें हमने क्या किया, एक इमरजेंट रे, एक इंसिडेंट रे भेजी हमने। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, वो किरण जो आ रही है इस ग्लास स्लैब में, जैसे ही इस ग्लास स्लैब में गई तो इसको जाना किधर चाहिए था, सीधे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। जाना सीधे चाहिए था लेकिन ये भाग करके इधर आ गई। तो बताइए, ये विचलन होना क्या कहलाएगा, तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इधर भी वही हुआ कि ये अब लाइट इधर जा रही थी तो अब इसी की सीध में निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ और लाइट क्या हो गई, जो जानी इधर चाहिए थी वो अपने मार्ग से विचलित होकर के किधर चली गई, इधर चली गई आपकी बात। तो पहले वाले केस में इस काल्पनिक रेखा जिसका नाम है नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, ये काल्पनिक रेखा नॉर्मल लिख देता हूं मैं, ये नॉर्मल के तरफ भाग रही है और ये भी यहाँ पे नॉर्मल है। तो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार जो है लाइट ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है सर, इस कहानी से हमको ये सीख मिल रही है कि अगर इंसिडेंट रे इस ग्लास स्लैब से होके गुजर रही है और ये इंसिडेंट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये अपने मार्ग से विचलित तो हो जाएगी, लेकिन किधर की तरफ विचलित होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन इधर क्या होता है, अगर यह डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये क्या होगा, विचलित तो होगा लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो काल्पनिक रेखा है उससे दूर की तरफ विचलित होगी। तो ये हमने सीखा आज ग्लास स्लैब। इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, इसका नाम लिख देगा ए, इसका नाम लिख देगा बी, इस काल्पनिक रेखा का नाम लिख देगा सी, इस माध्यम का नाम लिख देगा डी और इस माध्यम का नाम लिख देगा ई। आपको इन पांचों नामों को लिखना होगा, ठीक है। तो आप आराम से बता पाएंगे अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो। साथ ही साथ आपसे ये पूछ सकता है कि सर अगर ये लाइट ऐसी जा रही है तो किधर की तरफ मुड़ेगी, इस माध्यम से इधर जा रही है, इस माध्यम से इधर आ रही है तो किधर की तरफ मुड़ेगी, तो इसका भी आप सही जवाब दे पाएंगे। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन से संबंधित नियम क्या है, कानून क्या है। तो रिफ्रैक्शन का पहला नियम तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, मैंने बताया था कि जो किरण आ रही है आपतित किरण और इमरजेंट रे जो बाहर निकल रही है, या आप कह लीजिए रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों के दोनों और एक काल्पनिक रेखा नॉर्मल, ये सब के सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही सतह पर होंगे। दूसरा नियम इसने क्या कहा, दूसरा नियम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आप समझ गए तो मामला आसान हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि दूसरे नियम का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये क्या कहता है, ये भी पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप कहेंगे स्नेल्स लॉ कहता है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मान लीजिए ये हमारी क्या है, काल्पनिक रेखा नॉर्मल, ये नॉर्मल थी और ये हमारी इंसिडेंट थी, और मान लीजिए यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। बाद में क्या हुआ, जब यह इधर से निकला तो इधर बना 60 डिग्री का एंगल और इधर बन गया कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। सही है। तो इसने कहा क्या कि ये तो हो गई आपका, मान लीजिए ये है आपका sin i, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल मान लीजिए, तो ये हो गया इसका क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इधर से इधर चली आई तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल r। उसने कहा कि जाने वाला एंगल और आने वाले एंगल दोनों का ही क्या होगा, जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा। कैसे, कुछ उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे sin i यानी sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री,
डिवाइडेड बाय साइन r, अर्थात आपका 60 डिग्री। इन दोनों का जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। हमने क्या किया, इसको बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, डिवाइडेड बाय अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, तो यानी 2 गुणे 1/2 गुणे रूट 3, तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया क्या, 1:√3। तो ये जो रेशियो है ये हवा और ग्लास के लिए हमेशा नियत रहेगा, 1:3 का रेशियो हमेशा नियत रहेगा। और अगर कलर ऑफ लाइट एक निश्चित फिक्स कर दी जाए कि येलो कलर के लिए ये नियम है, सॉरी ये रेशियो है, तो पता चलेगा कि पिंक कलर का भी एक कोई फिक्स रेशियो, पिंक तो कलर नहीं होता है, ऑरेंज कलर का भी क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा। उम्मीद है आपको ये रिफ्रैक्शन बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन के दोनों नियम भी समझ में आ गए होंगे, और इनका कैसे प्रयोग हो सकता है या इनसे कैसे सवाल बन सकते हैं ये भी आप समझ लिए होंगे। धन्यवाद।